में और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम जितनी भी कृषि जगत की गतिविधियां होती हैं उनकी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग भी उनके प्रति जागरूक हो सकें और आपके लिए ये जानकारियां जो हैं लाभकारी बन सके। बता दें, हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स में क्या कुछ रहेगा खास, जानने के लिए आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। बताएं आपको, दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन के रंग भवन में केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक संगठन के गठन और संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक संगठन के गठन और संवर्धन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन के रंग भवन में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, कृषि मंत्रालय के अपर सचिव फैज अहमद किदवई, कृषि मंत्रालय के अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, SFAC के वरिष्ठ अधिकारी एवं FPO से जुड़े लोग उपस्थित थे। कृषि मंत्रालय के अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य स्तर की एजेंसियां FPO को समय पर रजिस्टर करें। The earlier we register the FPOs, the earlier they start working, because at the end of the day it's only a 5-year scheme. For the states, the specific request here is, it's only one state which has saturated each block with at least one FPO, which is Uttarakhand. The rest of the states have like 1 pending, 2 pending. The state authorities just see where is it pending. If it is pending in your registrar of cooperatives, please give it a little nudge. Or if it is pending with your ROC, that little nudge will help the state saturate itself. You can say, I have 1 FPO in every block. That is the expectation from the state. FPO for the plains should have a minimum of 300 farmers, and in the hills and difficult areas a minimum of 500 farmers. There's no upper limit to the number of farmers you can have in an FPO. तो आज जो कार्यशाला आयोजित करी गई है, इसमें हमारे केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के और ये जो 10,000 किसान उत्पादकों समूह जो बनाए जा रहे हैं, उसके जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और CBBO है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये योजना को 3 वर्ष हो चुके हैं
और एफपीओ का गठन करने का काम आरंभ हो गया था। आज जैसे बताया गया है कुछ 6000 से ऊपर पंजीकृत हो गए हैं और हमारा लक्ष्य है कि इस साल में पूरे 10,000 जो एफपीओ हैं पंजीकृत हो जाएंगे। उसमें से फिर उसका अगला जो पर्याय है उसमें ये एफपीओ मार्केटिंग लिंकेज, क्रेडिट कैसे लें और कृषि में जो सारी वैल्यू चेन है, जैसे अगर इनपुट है, इनपुट सप्लाई किसानों को दें, नई प्रक्रिया के बारे में, नई प्रौद्योगिकी के बारे में उनको जानकारी दें, उसका व्यवहार करा जाए। और सरकार की योजना में भी एफपीओ को एक विशेष सब्सिडी दी जाती है इस सब काम के लिए। और जो उत्पादन होगा उसको बाजार के साथ कैसे जोड़ें, अगर प्राइमरी प्रोसेसिंग करनी है वो कर पाएँ, पैकेजिंग कर पाएँ और मार्केटिंग लिंकेज कर पाएँ। इसके लिए जैसे ओएनडीसी प्लेटफॉर्म उनके लोग भी इधर आए हुए हैं, तो इसके ऊपर भी आज चर्चा हो रही है। सीबीबीओ के सदस्य जो अच्छा काम कर रहे हैं, अन्य सीबीबीओ को बता रहे हैं उन्होंने कैसे करा, और साथ ही में एमआईएस कैसे डेवलप करें, एफपीओ अकाउंटिंग ठीक से कर पाएँ, उनकी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है कंपनीज एक्ट में, कोऑपरेटिव एक्ट में, वो किस प्रकार से कर पाएँ, उनकी अच्छी तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये सब विषय में और नए नए जो पहल हैं उसको दर्शाया जा रहा है और उसके ऊपर चर्चा हो रही है। हाँ, ये बात मैंने ज़रूर कही कि लीडरशिप ड्रिवन होना एक तरह से योजना है, क्योंकि नई प्रकार की योजना है। तो इसमें जो हम नई प्रणालियाँ ला रहे हैं, नए ढांचे ला रहे हैं, इसको थोड़ा जोर से इसके ऊपर हमारे को दृष्टि देनी पड़ेगी। किसानों का समूह बनाने के लिए सीबीबीओ को अच्छी लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। फिर जब आप किसान का समूह बनेगा उसमें जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, क्योंकि किसानों को एक साथ लाने के बाद उनको बताना क्या क्या नई चीज़ें करनी, तो ये सब इसकी बहुत अहम भूमिका है। तो इसके लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी बहुत, जैसे मैंने कहा, जोर दे रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, नया एफपीओ बनता है, उसकी अकाउंट्स कैसे रखने हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस कैसे रखनी है, या कोई लाइसेंस लेना है कैसे लाए, फिर काम भी करना है। अकेला तो आदमी काम कर सकता है, बट समूह में कैसे काम करेंगे, तो इसके ऊपर लीडरशिप का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञानों के साथ। इसके साथ बताएं आपको कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी, और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा, और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है।
अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक। जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल, यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो। एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन, यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो। जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर, ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती, यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है। क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे सफल किसानों से जो सफलता की ऊंचाइयों को छू चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अलग सोच से ही ये मुकाम हासिल किया है। तो आज के हमारे सफल किसान कौन है, आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। प्राकृतिक खेती को जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं, जिससे किसान कम लागत में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। प्राकृतिक खेती की खासियत ये है कि ये देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इस पद्धति में रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खेती में इस पद्धति को अपनाना किसानों के लिए जरूरत बन गई है। प्राकृतिक खेती के कई फायदे हैं। इसके लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। आज बात करते हैं ऐसे ही एक सफल किसान शैलेंद्र सिंह की, जो गांव उपलाना हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती से होने वाले इन्हीं फायदों को जानकर इसे पूरी तरह से अपना लिया है। शैलेंद्र सिंह वर्ष 2013 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में मुख्य फसल के रूप में धान, गेहूं, चना, सरसों और अलसी लगा रखी है, जिसे वे पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से उपजा रहे हैं और प्राप्त उपज को बाजार में बेच मुनाफा भी कमा रहे हैं। 2013 से जैविक खेती, जो कि प्राकृतिक है, पूर्णतः प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। और इसमें हम धान, मुख्यतः फसल धान और गेहूं और चना, सरसों, ये सभी, अलसी, ये सभी फसलें ले रहे हैं। और ये हम खुद अपने आप ग्रेडिंग करके, पैक करके और इसको मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। आज के समय में शुद्ध चीजें जैसे लुप्त सी होती जा रही है। खान पान में शुद्धता की कमी होने का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में हमारे देश के किसान और पशुपालक की जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे वे शुद्ध चीजों की उपलब्धता करा सके। यही कारण है कि शैलेंद्र सिंह ने अपने फार्म पर देसी किस्मों की गाय पालन भी करते हैं, जैसे साहिवाल, हरियाणा नस्ल। इन पशुओं को दिए जाने वाला चारा भी वे अपने खेत में ही उगाते हैं, जिसे खाकर पशु स्वस्थ रहते हैं। और इन्हीं देसी गायों से शुद्ध दूध भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा प्राप्त दूध की प्रोसेसिंग कर वे शुद्ध घी भी बनाते हैं। शुद्धता की बात करें
तो आजकल जो कि मिलावटी इतना मिल रहा है और ऊपर से शुद्ध भी नहीं मिल रहा है, और HF का दूध भी मिल रहा है जो कि शुद्ध नहीं होता है। अब A2 की बात करें तो A2 मिल्क तुम्हें साहिवाल में या हरियाणा नस्ल अपनी देसी गायों में मिलेगा, जो कि हमने रखा हुआ है। हम चारा जो सा है खुद उगाते हैं, आटा हमारा है, सरसों का खल हमारा है, चने की चूरी हमारी है, और जो सा मूंग है, मूंग का जो चूरा बचता है वो भी हमारा है। तो हम ये सभी चीज़ अपनी गायों को देते हैं, जिससे कि शुद्ध ऑर्गेनिक दूध हमें उपलब्ध हो जाता है। वो फ़िलहाल हम खुद अपने लिए कर रहे हैं, पर उसको प्रोसेस करके 3500 रुपये तक का हमारा घी निकल जाता है, जो कि 101% शुद्ध प्राकृतिक घी है। शैलेंद्र सिंह अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र जाते रहते हैं ताकि उन्हें प्राकृतिक खेती से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सारी सी ट्रेनिंग भी ली है, जैसे डेयरी पशुपालन की ट्रेनिंग, केचुआ उत्पादन की ट्रेनिंग और विभिन्न प्रकार की। और हम इनको तकनीकी उत्पाद देते रहते हैं समय समय पर। जैसे अब की बार हमने इनके यहाँ पर जो हमारी पहली पंक्ति प्रदर्शनी होती है चने में वो और सरसों में, वो हमने यहाँ पे उपलब्ध कराई है। ये बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और ये प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह का मानना है कि रासायनिक खेती में खर्च ज्यादा आता है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाजार से खरीद कर कुछ भी नहीं डालना पड़ता, जिससे किसान को अधिक फायदा होता है। शैलेंद्र सिंह के पास एक दुकान भी है। खेत से प्राप्त उपज की प्रोसेसिंग कर वे उत्पादों को किसानों और बाजार में उपलब्ध कराते हैं। हमने जैसे कि पानीपत एक स्टोर किया है, एक हमारा असम स्टोर है और एक करनाल है आर सेक्टर में। तो हम सभी किसानों को आमंत्रित करते हैं जो कि प्राकृतिक या जैविक किसान हैं कि वहाँ पे आएँ, अपना माल लाएं और वहाँ पे बिना किसी कॉस्ट को पे करे वहाँ पे अपना माल बेचें, जिससे कि उनको मुनाफा हो। अगर वो सभी किसान किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी कोई बल्क बायर है उसके पास जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है। वो कम से कम 40% वो मांग खड़े होते हैं। अब 40% मांग जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनको रेट बढ़ाना पड़ता है, रेट बढ़ाना पड़ता है तो उनका माल नहीं बिकता है। तो ये एक बहुत मुख्य समस्या है, जिसको देखते हुए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी किसानों को आमंत्रित कर दिया है। वहाँ पे टेबलें होंगी, वहाँ पे दोपहर का अपने चाय नाश्ता जो वो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपना माल बेचें और अच्छी कीमत उनको मिल जाए। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती है, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बचे रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती है, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती लघु और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से
पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। एक छोटी सी ऐप है जो आपको देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनकी जानकारियां देती है। जी हां, आप जिंसों के बाजार भाव के हाल जान सकते हैं, आप खरीदारी कर सकते हैं, यहां तक कि अपनी उपज की बिकवाली भी इसके माध्यम से की जा सकती है। बस इसके लिए करवाना होता है आपको इस ऐप में रजिस्ट्रेशन। तो इसकी क्या प्रक्रिया है, आइए जाने।
अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गईं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही बताएं आपको हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही ये भी जानकारी दें आपको कि आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshandddk@gmail.com। पत्र लिखना है तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।